मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 1 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। आप देख रहे होंगे चैप्टर 2 लिखा है, बेटा ये आपकी पुरानी बुक है। अब कोरोना की वजह से सिलेबस जो चेंज होकर आया है उसमें आपका ये चैप्टर 1 है। तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट क्यों होनी चाहिए, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की एक फॉर्म है इन विच जिसमें जो पावर है वो लोगों के पास होती है, इन विच ऑल पावर्स आर एग्जिस्ट इन द हैंड्स ऑफ द कॉमन पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, इसको हम एक बहुत आसान एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करेंगे आपको। Let us get back to our discussion on similarities and differences among government that are called democracies. In the last chapter, we identify one simple factor common to all democracies, the government chosen by people. We could thus start with a simple definition. और definition क्या है? Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Democracy एक ऐसी government होती है जिसमें जो रूलर्स होते हैं उनको लोग चुनकर भेजते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी में हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन के ज़रिए लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने रूलर, अपने पॉलिटिशियन, अपने नेता को चुनते हैं, यानी कि वोट डालते हैं और जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलते हैं वही विनर होता है, वही जीतता है और वही रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होकर या इलेक्ट होकर पार्लियामेंट या सदन में जाता है। दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। The definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly non-democratic। देखिए इस डेफिनेशन के ज़रिए हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट या वो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं और जो डेमोक्रेटिक हैं। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। हम सब जानते हैं म्यांमार में के जो आर्मी रूलर्स हैं उन्हें लोगों ने अपॉइंट या इलेक्ट नहीं किया। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ आर्मी, इस वजह से वो किसके कंट्रोल में रहते हैं? आर्मी के कंट्रोल में। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में क्या होता है? रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल कौन? मैं और आप। तो जब हम अपने रूलर्स को अपॉइंट करके या इलेक्ट करके भेजते हैं तो रूलर्स किसके कंट्रोल में रहते हैं? कॉमन पीपल के। Those who happen to be in control of army become the ruler of the country। मैंने अभी आपको बताया कि म्यांमार में के जो आर्मी रूलर्स हैं वो लोगों के ज़रिए इलेक्ट नहीं होकर आते, इसलिए उन पर किनका कंट्रोल रहता है? बिकम अ रूलर ऑफ कंट्री, आर्मी का कंट्रोल रहता है और ये जो आर्मी रूलर्स होते हैं वही देश को वहाँ पर चलाते हैं। पीपल हैव नो से इन दिस डिसीजन, यानी कि और जो कॉमन लोग होते हैं म्यांमार के, उनको उन आर्मी रूलर के डिसीजन में किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस करने का अधिकार नहीं होता और ना ही वो उनके डिसीजन में किसी भी तरह का कोई उनका भागीदारी, कोई उनका पार्टिसिपेशन रहता है, बल्कि जो आर्मी रूलर्स होते हैं वो उस देश के बारे में यानी म्यांमार के बारे में हर डिसीजन अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। तो डिक्टेटर लाइक पेनोचेट आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहाँ पे जैसे डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं तो डिक्टेटर जैसे कि पेनोचेट है वो आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जाहिर सी बात है डिक्टेटरशिप है, तो जब डिक्टेटरशिप है तो वहाँ पर जो भी डिक्टेटर होगा उसे लोग नहीं चुनेंगे। दिस इज आल्सो अप्लाइड टू मोनार्कीज। और ऐसे ही मोनार्की में होता है कि जहाँ पर जो पावर होती है वो किंग के पास होती है। मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर है? जैसे कि नेपाल में है, सऊदी अरबिया है। तो जो रूलर होते हैं अरबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन दैम टू डू सो बट बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इन टू द रॉयल फैमिली। अब क्या होता है मोनार्की में? क्या होता है मोनार्की में? जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि किसी के फादर राजा थे, अब उनके बेटे, फिर उनके बेटे, यानी कि अगर जो बच्चा रॉयल फैमिली में यानी कि किंग की फैमिली में पैदा होगा, हुकूमत या राजा भी वही बनेगा, हुकूमत और तख्त नशीनी उसी के कब्ज़े में आएगी। ये बिल्कुल एक गलत सिस्टम है, इसीलिए डेमोक्रेसी को प्रायोरिटी दी गई कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जो हुकूमत होती है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं उन्हें लोग डिसाइड करते हैं, जो गवर्नमेंट डिसीजंस होते हैं उन पर लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब होता है या गवर्नमेंट में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कॉमन लोगों के लिए लिए जाते हैं, वो हमारे और आपके लिए लिए जाते हैं। तो ज़रूरी होता है
और ज़रूरी है कि उसमें हमारा और आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो ये किस गवर्नमेंट में पॉसिबल हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डिक्टेटरशिप हो, चाहे मोनार्की हो, चाहे एरिस्टोक्रेसी हो, उसमें हम इसके बारे में नहीं सोच सकते। अगर हम मोनार्की की बात करें, एरिस्टोक्रेसी की बात करें या डिक्टेटरशिप की बात करें, तो ये ऐसी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं जहाँ पर कंप्लीट जो पावर होती है वो किसी एक इंसान के हाथ में, किसी एक ग्रुप के हाथ में होती है, जहाँ कॉमन पीपल की तरफ किसी तरह की उनकी सोच, उनके आइडियाज़ या उनके डिसीजन को किसी तरह की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉमन पीपल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। This simple definition is not adequate. It reminds us that the democracy is people's rule. But if we use this definition as an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. That would be very misleading. As we noted in chapter 4, every government in contemporary world want to be called a democracy, even if it is not so. That is why we need to carefully distinguish between a government that is democracy and one that pretends to be one. We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of democratic government. देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में हर एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम इंटरवल के बाद इलेक्शन होते हैं, यानी कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है वो 5 साल के लिए लोग उसको इलेक्ट करके भेजते हैं। और जब लोग इलेक्ट करके भेजते हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में लोगों की डिमांड्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मान लीजिए अगर कभी कोई गलती हो जाती है, गलती इन द सेंस कि गलत बंदा रिप्रेजेंट होकर या इलेक्ट होकर हाउस में चला जाता है, तो डेमोक्रेसी में लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो 5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे, जब री इलेक्शन होंगे, तो वो उस बंदे को उसकी कुर्सी से उतार भी सकते हैं। बट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसे कि डिक्टेटरशिप है, एरिस्टोक्रेसी या मोनार्की है, उसमें ये पॉसिबल नहीं है। उसमें क्या होता है? उसमें पावर एक इंसान के हाथ में, एक ग्रुप के हाथ में रहती है। वहाँ पे कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता कि 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, नहीं। वहाँ पर जब तक डिक्टेटर के अंदर ताकत है वो हुकूमत करता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। देखिए बेटा, डेमोक्रेसी गिव एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ऑपरेसर. Democracy consists of choosing your dictators after they have told you what you think it is you want to hear. Man's capacity for justice make democracy possible, but man's inclination to injustice make democracy necessary. Democracy is a device that ensures we shall be governed no better than we deserve, and all the ills of democracy can be cured by more democracy. तो ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पाए जाते हैं कि डेमोक्रेटिक गिव एवरी मैन द राइट टू बी हिज ऑपरेसर, यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हर इंसान एक ऑपरेसर, खुद के ऑपरेसर की तरह काम करता है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा बेटा। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, we have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. ये definition मैंने आपको अभी explain की। This raises many questions. देखिए बहुत सारे इस definition को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ सवाल हैं जो पैदा होते हैं, कुछ सवाल उठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, who are the ruler? रूलर कौन है in this definition? पहले आपको तो रूलर्स कौन? रूलर्स है रिप्रेजेंटेटिव। The which official must be elected for any government to be called a democracy, which decision may be taken by non-elected official in a democracy. तो रूलर्स वो होते हैं, कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको लोग चुनकर भेजते हैं। What kind of election constitute a democratic election? What condition must be fulfilled for an election to be considered democratic? अब क्या है, इलेक्शन किस किस्म के होते हैं? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में व्हाट कंडीशन, वो कौन सी कंडीशंस हैं जो इलेक्शन करवाते वक्त जिनको पूरा करना ज़रूरी होता है? हु आर द पीपल, वो कौन लोग होते हैं जो इलेक्ट होते हैं रूलर की हैसियत से और गेट इलेक्टेड एज अ रूलर? शुड दिस इंक्लूडेड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस? कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट? क्या डेमोक्रेसी में लोगों के इस तरह के जो भी राइट्स हैं उनको डिनाई किया जाता है?
कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डिनाई कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी किस तरह की गवर्नमेंट होती है। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी, या जो इलेक्टेड रूलर्स होते हैं जिनको लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके भेजते हैं, तो क्या वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, जो वो चाहते हैं वो करते हैं डेमोक्रेसी में। और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, क्या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कुछ लिमिट्स में रहकर काम करती है। इज़ इट नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी है फॉर अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए टू रेस्पेक्ट सम राइट फॉर द सिटीजन, जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी नागरिक हैं, उनके जो भी अधिकार हैं उनकी रेस्पेक्ट की जाए। तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो हम फीचर्स में डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट फीचर क्या है हमारा, मेजर डिसीजंस आर इलेक्टेड बाय द लीडर्स इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर in democratic form of government, all the major decisions related to the welfare of the nation are taken by the government or the representative or the leaders which are elected by the common people। यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें जो भी डिसीजंस होते हैं वो किसके ज़रिए लिए जाते हैं, लीडर्स के ज़रिए लिए जाते हैं। हम इसका अब आपको एक्सप्लेन करते हैं। In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. पाकिस्तान में 1999 की हम बात कर रहे हैं, अक्टूबर 1999, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ कौन थे, वहाँ के आर्मी चीफ थे। तो ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, और ख़ुद को क्या डिक्लेयर किया उन्होंने, एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। लेटर ही चेंज हिज डिजाइनेशन, उसके बाद उन्होंने अपनी जो पोस्ट थी उसको चेंज कर दिया टू प्रेसिडेंट, और क्या हो गया वो प्रेसिडेंट का इन 2002 में। हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन, और एक रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड, उस रेफरेंडम के ज़रिए जो भी उनका टाइम पीरियड था उसको कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया, 5 साल के लिए। एक्सटेंशन ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन, 5 साल उनका जो भी टाइम पीरियड था वो बढ़ा दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन, अब पाकिस्तानी जो मीडिया थी, जो भी वहाँ के डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, उन लोगों ने कहा कि जो रेफरेंडम पास हुआ है, जो रेफरेंडम है वो किस पर बेस्ड करता है, वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड, यानी कि ये गलत रेफरेंडम है। इन अगस्त 2002 में ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, उनके अगेंस्ट में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू होता है दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के ज़रिए जो भी पाकिस्तान का संविधान है उसमें एक अमेंडमेंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, और उस ऑर्डर के मुताबिक द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़, तो इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को क्या पावर दी जाती है कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस, प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ को। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और जो भी सिविलियन कैबिनेट होगी उसका जो भी काम होगा उसको कौन सुपरवाइज करेगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, विच इज़ डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर, और इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को कौन डोमिनेट करेंगे, मिलिट्री ऑफिसर्स। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इस लॉ के पास होने के बाद इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशनल एंड द स्टेट असेंबलीज, तो इलेक्शन हुए कहाँ पर हुए, स्टेट और नेशनल असेंबलीज़ के इलेक्शन हुए। सो पाकिस्तान हैज़ एड इलेक्शन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, इलेक्शन करवाए, और जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे हैव सम पावर, उनको कुछ पावर्स दी गई, बट द फाइनल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री ऑफिसर्स, लेकिन जो फाइनल पावर थी यानी कि ऐसा जो पावर दी गई थी वो किसके पास थी, मिलिट्री ऑफिसर्स के पास थी, और एंड जनरल परवेज़ मुशर्रफ, और मिलिट्री ऑफिसर कौन थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। ये बेटा और बाकी का जो आपका ये टॉपिक है अभी मैं इसी को कंटिन्यू रखूँगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है टाइम पीरियड की,
तो फिर वो अपलोड नहीं हो पाती है। तो इस वजह से मुझे टॉपिक यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच।